स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। फिर हमने जाना कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। अगर अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू नहीं रहेगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हमने दो मेन कैटेगरी में रखा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि कोई अगर ऑर्गेनिजम्स दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलकर के मेल और फीमेल अपने गैमेट्स के फ्यूजन की मदद से एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहीं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद से खुद से ही एक ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, अपने जैसे एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, रिप्रोड्यूस कर दे, तो उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है फिजन, फिर उसके बाद हम जानेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, फिर जानेंगे हम रीजनरेशन के बारे में, फिर उसके बाद फोर्थ टाइप आती है बडिंग, फिर जानेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, देन स्पोर फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हमारा फिजन, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वहां फ्यूजन का मतलब था FUSION, फ्यूजन का मतलब था कंबाइन होना, जुड़ना, है ना, गैमेट्स का फ्यूज होना, मिलना, लेकिन वो फ्यूजन था FUSION। लेकिन यही आता है हमारा फिजन जिसकी स्पेलिंग है FISSION, और इस फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो फिजन का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यू कह सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं बाय सेल डिवीजन। इनमें क्या होता है कि ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनकी पूरी बॉडी एक खुद में सिर्फ एक सेल होती है। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर तो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हैं, देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, या एक्सक्रीशन करना, फूड इनटेक करना, और इन सब अलग अलग फंक्शंस के लिए हमारी पूरी बॉडी में एक अलग अलग स्पेशलाइज्ड हमारे सेल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, है ना। और ऑर्गन सिस्टम्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन के लिए। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक सेल है खुद में, ठीक है। जैसे कि हमारा RBC सेल, रेड ब्लड सेल, या नर्व सेल, है ना। लेकिन अगर मैं RBC को अपनी बॉडी में से निकाल करके बाहर रख दूं, निकाल के टेबल पे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा वो सेल? नहीं, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये खुद में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इसलिए कहलाए क्योंकि ये खुद में तो सिर्फ एक सेल ही है, मतलब एक सेल ही इनकी बॉडी है, लेकिन ये सरवाइव कर सकते हैं अकेला सेल ही। ये एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सिंगल सेल है जो बाहर क्या कर सकता है, एनवायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, और लाइफ एक्टिविटीज को शो कर सकता है, मतलब फूड इनटेक करना और अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, ठीक है। इनकी बॉडी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और हमारा जो है प्लाज्मा है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के बाहर, है ना। तो ये कह रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा कुछ एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुद में क्या सिर्फ एक सिंगल सेल है, लेकिन वो लाइफ एक्टिविटीज शो करता है और सरवाइव करता है एनवायरमेंट में। इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम हमने उसे उस कैटेगरी में हमने उसे डाल दिया। किनको? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अमीबा हो गया, है ना, या लेशमानिया हो गया, या फिर प्लाज्मोडियम हो गया। ये कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कि इनमें होता क्या है कि एक सिंगल सेल है ये, और वो सिंगल सेल ही लाइफ प्रोसेसेस को शो करता है, जैसे फूड इनटेक करना, एक्सक्रीशन करना, या फिर जो है अपना रिप्रोडक्शन करना, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। ये सब प्रोसेस को हम करते हैं, हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब करते कैसे हैं? जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं बाय सेल डिवीजन। जो खुद में सिर्फ एक सेल है, वो सेल ही इनका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और एक सेल अगर दो सेल में डिवाइड हो गया, तो पहले वो एक थे, अब वो कितने हो गए, दो हो गए ना। तो ये कह रहा है कि अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमने इसको नाम दे दिया, किसका? रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना ताकि लाइफ कंटिन्यू रहे।
है ना। तो लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो जब ग्रो हुआ, डेवलप हुआ और जब पूरे एज में आगे अपनी मैच्योर हो गया, क्योंकि हर किसी का अपना मैच्योरेशन पीरियड होता है, एक एज होती है, तो ये कह रहा जैसे ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये क्या हो गए, मैच्योर हो गए, तो क्या हो जाते हैं, इनके सेल डिवाइड हो जाते हैं। अब सेल डिवाइड कैसे होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो पहले इनमें होता क्या है कि जो सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना। पहले वो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कोई भी एक सेल, कोई भी सेल है, किसी अर्थ का कोई भी सेल होगा उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस, ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है पहले वो डिवाइड होना शुरू होता है। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, चाहे वो 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस में, या 2 से ज्यादा में डिवाइड हुआ है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उनकी बॉडी क्या होगी, डिवाइड होना, टूटना शुरू हो जाएगी और हर बॉडी पार्ट एक न्यूक्लियस लेकर अलग हो जाएगा और वो खुद में कहलाएगा एक नया ऑर्गेनिज्म। फिर वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, फिर वो भी इसी तरीके से डिवाइड होना शुरू होगा। अब ये कह रहा है कि जो फिजन हुआ, क्या हुआ फिजन, कि सेल डिवाइड होकर के एक ऑर्गेनिज्म से एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाना, है ना, सेल डिवीजन होकर के, वो क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। अब इसको भी हमने 2 टाइप्स में रखा, 2 कैटेगरी में रखा, क्यों, क्योंकि 2 टाइप्स हमें इसकी देखने को मिलती है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। और बाइनरी वर्ड में जो बाई लिखा हुआ है, इस बाई का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है, हम सब जानते हैं मैथ्स में, है ना, बाइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, इसका मतलब क्या है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई मतलब होता है 2, जैसे डाई, डी आई, या बाई, बी आई, ये बाई डाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, है ना, ये, या लेशमानिया हो गया, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपली 2 हाफ में इनकी बॉडी 2 बॉडी में जो है डिवाइड हो जाती है। तो 2 बॉडी में डिवाइड हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बाइनरी फिजन। और 2 बॉडी में इनकी जो एक सिंगल सेल है वो 2 सेल में कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या वो जो एक सिंगल सेल बॉडी है वो 2 बॉडी में कैसे डिवाइड हो रही है। उसमें होता क्या है कि पहले जो इनका न्यूक्लियस है पहले वो एक्सपेंड होना शुरू होता है और एक्सपेंड होके वो डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। अब अभी भी जो है कनेक्टेड है इनकी बॉडी आपस में, लेकिन इसमें न्यूक्लियस हो गए 2। और नेचर क्या कहता है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा, तो ये क्या कर रहा है, इसकी बॉडी भी फिर डिवाइड होना शुरू हो जाती है और एक बॉडी पार्ट एक न्यूक्लियस को लेकर अलग हो जाता है और एक बॉडी पार्ट एक न्यूक्लियस को लेकर के अलग हो जाता है। और इस तरीके से एक बॉडी से बन जाती है 2 न्यू बॉडी, है ना, 2 एक ऑर्गेनिज्म से बन गए 2 न्यू ऑर्गेनिज्म उसके जैसे आइडेंटिकल बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, उसकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो ये कहलाया रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसने किसी और की मदद नहीं ली। और असेक्सुअल में भी कौन, बाइनरी फिजन, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, वो उसका क्या हो गया, फिजन हो गया, उसका सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड होकर के उसने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया, इसलिए वो क्या कहलाया, बाइनरी फिजन कहलाया, क्योंकि एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल का मतलब 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, है ना। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होगा वो डिवाइड होगा मैनी डॉटर सेल्स में। यहां पर तो एक सिंगल सेल 2 ही डॉटर सेल बना रहा था, है ना, यहां पर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक 2 से ज्यादा मल्टीपल डॉटर्स जो है क्रिएट करेगा, 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को अपने जैसे क्रिएट करेगा, तो हमने कह दिया क्या, मल्टीपल फिजन। अब क्योंकि ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो ये भी किसमें आएगा, और ये भी किसी की मदद से नहीं हो रहा, तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये भी सिर्फ खुद से ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर ये भी फिजन क्यों है, क्योंकि ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद बॉडी डिवाइड होती है ना। और इसमें क्या था, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था 2 पार्ट में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है साइमल्टेनियसली 2 से ज्यादा पार्ट है, मतलब 1 से 2 हुए, तुरंत 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो है मैनी सेल्स, मैनी न्यूक्लियस में जो है वो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, उस एक सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस था वो काफी न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पूरी बॉडी थी वो डिवाइड होना शुरू होगी और हर बॉडी पार्ट क्या करेगा, एक न्यूक्लियस को लेकर अलग हो जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा एक नया ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहा कि इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, काफी मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियस जो है मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, वो बॉडी जो है एक सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और वो हर एक सेल क्या है, खुद में एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो कहलाया मल्टीपल फिजन, जो कि पार्ट है किसका, फिजन का, और वो किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
अब ये था हमारा कंप्लीट फिजन, जिसमें हमने देखा फिजन मतलब सेल डिवीजन, एक सेल डिवाइड होना और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना, और जिसके हमने दो पार्ट देखे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बॉडी दो बॉडी में डिवाइड हो रही है, और मल्टीपल फिजन के अंदर एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बॉडी जो है वो मल्टीपल बॉडी में डिवाइड हो रही है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में जो एक वर्ड आ रहा है फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई एक हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी तरह नहीं या बड़े ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं जिसमें जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है अलग अलग काम के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है फ्रेगमेंटेशन में, और ये जो ऑर्गेनिजम्स की इसकी बॉडी होती है, ये पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड हो जाती है मैच्योर होने के बाद। जैसे कि भी हमने लास्ट पार्ट में भी देखा कि हर ऑर्गेनिज्म कब रिप्रोड्यूस कर पाता है, जब उसका एक टाइम पीरियड आता है, एक मैच्योरेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाता है तब तो वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ हमारे कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन में, जो कि अपना एक मैच्योर पीरियड होने कंप्लीट करने के बाद पूरी तरह डेवलप होने के बाद जो उनकी बॉडी होती है वो नेचुरली अपने आप कुछ पार्ट्स में, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर पार्ट, हर फ्रेगमेंट क्या करता है, क्षमता रखता है ग्रो करने की एक नए बड़े ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसे ये हमारा एक पार्ट था ऑर्गेनिज्म का, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा एक नए ऑर्गेनिजम्स में। उससे इसमें हमें क्या देखने को मिला कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था और फिर उसने क्या करा, बिना किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो है रिप्रोड्यूस कर दिया नए ऑर्गेनिजम्स को। मतलब ये एक सिंगल बॉडी थी, अभी डिवाइड हो गई किसमें, तीन बॉडी में, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाया। तो यही हमें देखने को मिलता है किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। तो क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनका कुछ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बॉडी में ज्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मली बस बॉडी फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं कि फूड इनटेक किया, वेस्ट निकाला, रिप्रोडक्शन किया, ये कुछ हमारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो देखने को मिलते हैं हमें इन मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। और इसमें क्या होता है कि जो इनकी बॉडी होती है वो सिंपली ब्रेकअप हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, किसमें, स्मॉलर पीसेज में, यानी कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है मैच्योर होने के बाद। और ये जो हर पीस है यानी कि हर फ्रेगमेंट है वो ग्रो हो जाता है एक नए इंडिविजुअल में। तो एक ऑर्गेनिज्म से एक से ज्यादा इंडिविजुअल बन गए, इसलिए हमने कह दिया कि ये ये क्या एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अब क्योंकि इसमें कोई और ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या हुआ कि एक बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर के जो है नए इंडिविजुअल्स में ग्रो करी है, तो इसीलिए फ्रेगमेंटेशन का नाम दे दिया गया। अब इसका एग्जांपल है हमारा स्पायरोगायरा। अब इसके बाद आता है हमारा रीजनरेशन। और रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम में आ रहा है री मतलब दोबारा, और जनरेशन यानी कि जनरेट होना, तो दोबारा जनरेट होना, दोबारा बनना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छिपकली वगैरह के आपने देखा होगा कि कई बार पूंछ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना, और वो पूंछ तड़पने लगती है। और लेकिन जो छिपकली होती है उसकी वो पूंछ जो है दोबारा से ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो छिपकली के पूंछ में क्या होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। मतलब वहां पर कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके पास रीजनरेशन की पावर होती है ना, रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो इसी तरीके से रीजनरेशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके पास जो है रीजनरेशन की क्षमता होती है। अब लेकिन छिपकली में तो क्या हुआ कि सिर्फ उसकी पूंछ होगी, लेकिन जब पूंछ टूट के अलग हो गई वो तो डेड हो गए, वो वाले सेल्स तो है ना, वो अलग हो गए। ऐसा तो नहीं कि उस पूंछ में से भी नई छिपकली बन गई, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो तो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी अगर कुछ पार्ट्स में जो है टूट जाए, डिवाइड हो जाए, तो हर पार्ट क्या कर जाता है, रीजनरेट हो जाता है नए ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में फर्क क्या हुआ, तो फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में फर्क ये हुआ कि वैसे तो दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और दोनों में ही क्या करती है, एक कोई इंडिविजुअल की बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है मैनी पीसेज में, है ना, ब्रेक हो रही है स्मॉलर पीसेज में। लेकिन यहाँ पे जो
फ्रेगमेंटेशन है उसमें ऑर्गेनिज्म नेचुरली डिवाइड हो रहे हैं, है ना। एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हुआ और मैच्योर होने के बाद नेचुरली डिवाइड हो गया स्मॉलर पीसेज में, और जो हर एक पीस था, हर एक फ्रेगमेंट था, वो मैच्योर हो गया नए ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो रीजनरेशन होता है उसमें नेचुरली नहीं होती कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई ऑर्गेनिज्म है मैच्योर हुआ और उसके बाद नेचुरली डिवाइड हो गया, वो तो क्योंकि फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन समहाउ किसी तरह, ठीक है, मतलब अपने आप से डिवाइड ना होकर के किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो है, जैसे कि मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है जैसे ये हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में, है ना, या प्लेनेरिया में। तो मान लो ये जो प्लेनेरिया है इसको बहुत ही पानी वाली जगह पे रहने की आदत है, तो अगर मैं इसे उठा करके या वहां पर जहां ही रह रहा है वहां पर क्या हो जाए, एकदम से पानी सारा सूख जाए, तो क्या होगा, इसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और फिर इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, उस एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ब्रेक हो जाएगी कई पार्ट्स में, या एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना, सर्वाइव करने के लिए। तो ये कह रहा है कि जो ये रीजनरेशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी अगर किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किसी का इंपैक्ट पड़ जाए इनकी बॉडी पर, इनकी बॉडी डिवाइड हो जाए एक से ज्यादा पार्ट में, तो इनकी हर एक बॉडी पार्ट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है नए ऑर्गेनिज्म में, नए इंडिविजुअल में। तो उसको कहते हैं हम रीजनरेशन, जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किसी तरह समहाउ उनकी बॉडी डिवाइड हो गई है अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था कि एक बॉडी जो है डिवाइड हो रही है एक से ज्यादा पार्ट में, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, पीसेज में, अपने आप नेचुरली, है ना, मैच्योर होने के बाद। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैच्योर होने के बाद अपने आप डिवाइड हुई, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो है उसकी बॉडी टूट गई। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है डिवाइड हुई है एक बॉडी अलग अलग पार्ट्स में नेचुरली, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई, यहाँ पे टूट गई है किसी कंडीशन की वजह से, है ना, किसी तरह से इसमें बॉडी सेपरेट हो गई है, टूट गई है अलग अलग पार्ट्स में। तो क्या होगा, फिर हर इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा नए ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ये प्लेनेरिया है, इसमें क्या हुआ कि इसकी बॉडी जो है किसी कारण से 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो क्या होगा, हर एक पार्ट जो है एक नया प्लेनेरिया बना देगा, और ये एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे, एक से ज्यादा प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो हमने कह दिया कि इसका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और इसमें जो है इसने खुद को रीजनरेट किया है, इसलिए हमने कह दिया, क्या नाम दे दिया इसको, रीजनरेशन। क्लियर है। और इन दोनों के अलावा एक हमारा फिजन में भी था, मल्टीपल फिजन, पर वहां पे क्या हो रहा था कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे और फिर पूरी बॉडी डिवाइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर पूरी बॉडी डिवाइड होगी, यहाँ पे तो बॉडी की पूरी बॉडी ही मैच्योर होने के बाद जो है ब्रेक हो जाएगी एक से ज्यादा पार्ट में नेचुरली, और यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किसी की बॉडी जो है टूट जाएगी एक से ज्यादा हिस्सों में, और फिर वो ग्रो कर जाएगा हर हिस्सा जो है नए ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है। तो ये रही बात हमारी फिजन की, फ्रेगमेंटेशन की और रीजनरेशन की। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम बडिंग के बारे में। अब हमारा अगला मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। और बडिंग में क्या होता है कि जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडी थोड़ी सिंपल होती है, मतलब हमारी तरह इतनी बड़े ऑर्गेनिजम्स की तरह इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनाइज्ड मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, इनमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है और ये ग्रो करते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी ग्रो कब करती है, जब सेल डिवीजन होता है। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक स्पेसिफिक साइट पर जो सेल डिवीजन हो रहा होता है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना। मतलब यहाँ पर सेल डिवीजन होना शुरू हुआ इस पॉइंट पर और सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही होता चला गया, वो रुका नहीं, और जिस वजह से वहां पे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल गई, एक आउट ग्रोथ निकल गई। और आउट ग्रोथ निकलने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इनके सेल्स के पास क्या क्षमता है, नए ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने की क्षमता है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जैसे ही सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही हो गया तो वहां पर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल गई, और जो एक्स्ट्रा एक ग्रोथ उसके बॉडी में निकली वो उसने रूप ले लिया एक नए ही ऑर्गेनिज्म का। और फिर क्या होता है कि वो जो नया हाइड्रा एक तरीके से इस पुराने हाइड्रा से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है और न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, ग्रो करता रहता है। फिर एक बार जैसे ही वो एनवायरमेंट में अकेला सर्वाइव करने लायक होता है, वो मैच्योर होता है, फिर वो इसके पेरेंट हाइड्रा से क्या होता है, डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक हाइड्रा ने, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से,
है ना, अपने जैसे बिना किसी दूसरे की मदद के, बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के क्या हुआ कि उसने नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया। और कैसे प्रोड्यूस किया, उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होना शुरू हुआ, और वो जो सेल डिवीजन होता गया किसी एक पर्टिकुलर साइट पर, किसी एक स्पेसिफिक साइट पर, वहां पर क्या निकल गई, आउटग्रोथ निकल गई, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, बड कह देते हैं। और जब वो बड निकला तो वो ग्रो कर गया एक नए ही ऑर्गेनिज्म में, और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हुआ उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है अपनी पुरानी बॉडी से, यानी कि अपनी पेरेंट बॉडी में से, और क्या बन जाता है, एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि बड निकलने की वजह से, एक बड निकलने की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हुआ, इसलिए हमने इस प्रोसेस को कह दिया बडिंग। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब तक जो हमने मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, चाहे वो हमारा फिजन था, या फिर हमारा फ्रेगमेंटेशन था, या रीजनरेशन, या बडिंग, वो नेचुरल प्रोसेस थे, नेचुरली होने वाले प्रोसेस थे रिप्रोडक्शन के, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारा ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर वैसे तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें फ्लावर्स की मदद से, लेकिन ये जो हमारा एक अगला प्रोसेस है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी हमें प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। और ये जो होता है, ये हम कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक तरीके से मैन मेड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारे जरिए जो है हम कुछ प्रोसेसेस करवाते हैं फॉलो, जिससे हम नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो चलिए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो कि फ्लावर्स की मदद से होता है ना। तो फ्लावर्स में मौजूद होते हैं मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, तब उनसे होता है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो ये कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स के बिना, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बिना ही हम क्या कर दे, रिप्रोडक्शन करवा दे। किसके मदद से, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स या लीव्स। तो ये कह रहा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनकी पत्तियों में, टहनियों में या जड़ों में, है ना, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू ग्रो इन अ न्यू डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं नए प्लांट्स में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। मतलब जैसी कंडीशन उसको ग्रो करने के लिए चाहिए, अगर हम वैसी कंडीशन दे दे, मतलब कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है और उसके रूट में एबिलिटी है कि उसके रूट से ही नया प्लांट ग्रो कर सकता है, तो मैं उसकी रूट वहां से थोड़ी सी ले लूंगा और एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में, मतलब थोड़ी उपजाऊ जमीन हो, है ना, वहां पर मिट्टी अच्छी हो और वहां पर पानी की अच्छी मात्रा हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, टेम्परेचर जितना चाहिए उतना हो, तो सारी कंडीशन जो जैसी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, अगर वैसी मिल जाए और वहां मैं उस रूट को लगा दूं जो मैंने अलग से तोड़ के लगाई है, तो वो रूट क्या कर जाएगी, नए प्लांट में ग्रो कर जाएगी। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स के स्टेम्स में भी एबिलिटी होती है कि कोई प्लांट के स्टेम लिया, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, रोज के पौधे होते हैं हमारे गुलाब के, है ना, घरों में, और हम क्या करते हैं उसकी टहनी कोई एक टहनी काटते हैं और नए पौधे में लगा देते हैं, और वो टहनी नया पौधा बन जाती है ना, नए गमले में लगा देते हैं वो टहनी, तो जिससे कि वो गमले में नया गुलाब का पौधा बन जाता है। तो ये भी क्या हुआ, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि पौधा हमारे पास पहले एक ही था, एक वो इंडिविजुअल था, अब नया पौधा बन गया, तो एक पौधे से बन गए दो पौधे। और लेकिन इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हुआ, जो कि होता है फ्लावर्स में। तो ये कह रहा है ये होगा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हुआ, जब बिना फ्लावर्स के, बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के, प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स में जो क्षमता होती है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स से नया प्लांट डेवलप करने की, तो उन प्लांट्स में हम क्या करते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स लेकर के उनको एप्रोप्रिएट कंडीशन में लगा देते हैं, जहां पर वो क्या कर जाता है, नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसके जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया या कटिंग हो गया। कटिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि गुलाब का पौधा, उसकी टहनी काटी, नए पौधे नए गमले में लगा दी, वहां पर अच्छी मिट्टी में, तो वहां भी एक नया जो है गुलाब का पौधा उग जाएगा। इसी तरीके से एक मेथड होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो
कोई एक पौधा है जिसके अंदर वो कुछ क्वालिटीज नहीं है जो मुझे चाहिए, और एक मेरे पास ऐसा गमला जिसके पास वो क्वालिटीज है जो मुझे चाहिए, तो मैं उसके टहनी का कुछ पार्ट लूंगा और उसकी टहनी में लगा दूंगा, जिससे कि उसके पास भी वो क्वालिटी आ जाएगी और वहां पर वो अटैच होकर के जो है ग्रो कर जाएंगे और वो दोनों मिलकर के एक नया पौधा बन जाएंगे। तो इस मेथड को हम क्या कह देते हैं, ग्राफ्टिंग कह देते हैं, जो कि आता है किसके अंदर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। तो यहीं से आप एक चीज और समझ गए अब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते क्यों है, क्योंकि नेचुरली भी प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है उनके फ्लावर्स की मदद से, तो फिर हम स्टेम, रूट या लीव्स की मदद से क्यों रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास सारी क्वालिटीज है, मान लो कि जो है हर सीजन में उसके पास फल लगते हैं, है ना, और अच्छे फल लगते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल लगते हैं, साइज भी सही रहता है, जो मतलब सब कुछ जो चाहिए वो क्वालिटी उस प्लांट के अंदर है। लेकिन हमें पता है कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर होगा, यानी कि फ्लावर की मदद से, सीड बीज की मदद से अगर उसका नया पेड़ उगेगा उस पेड़ का, तो क्या होगा, उसमें वेरिएशन आ सकता है। पढ़ा ना हमने कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर तो वेरिएशन और ज्यादा आता है, और वेरिएशन मतलब चेंज आ जाना। तो अगर कोई एक पेड़ ऐसा है जिसके पास सारी क्वालिटीज है और उससे मैं नया पेड़ जो है उसकी सीड से उगाऊं, तो क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा, और ऐसा हो सकता है कि उसकी जो क्वालिटीज है जो मुझे चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है, जो अच्छी क्वालिटीज है, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैं क्या चाहूंगा कि उसकी क्वालिटीज चेंज हो जाए? नहीं चाहूंगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी टहनी, जड़ या पत्तियां लेकर के एक नया पेड़ उगा देते हैं, क्योंकि इस तरीके से उगाए जाने वाले पेड़ उनमें क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ तो उनमें वेरिएशन देखने को हमें नहीं मिलता, और वो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। तो क्या होगा, सेम टू सेम क्वालिटी सारी मिल जाएंगी हमें नए वाले प्लांट में, और इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन उन प्लांट्स को उगाने के लिए जिनकी हमें सेम प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, और यही है इसके कुछ एडवांटेजेस, कि ये कह रहा है कि जो हमारा नॉर्मली सीड से हम पेड़ उगाते हैं उसमें और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से, यानी कि बिना सीड के लीव्स, स्टेम या रूट की मदद से पेड़ जो उगा रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? तो क्या एडवांटेज है इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स उगाने का, क्यों उगा रहे हैं? जैसे कि भी मैंने बताया कि जो प्लांट्स है हमारे, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि जितने भी प्रोड्यूस प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल मतलब जो नए प्रोड्यूस हुए प्लांट वो बिल्कुल जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे पेरेंट प्लांट के। ठीक है, किसके, पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होंगे, और उनके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मतलब जो भी पेरेंट के अंदर जो है पेरेंट प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी एग्जैक्ट जो है सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होंगी नए प्रोड्यूस्ड प्लांट के अंदर, जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से नया प्लांट बनाता तो उसमें हो सकता था प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है ना। तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई है कि सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है मुझे अगली जनरेशन में सेम टू सेम। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो सीड से अगर मैं कोई पेड़ उगाता तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कि पहले वो जर्मिनेट होता है ना, वो जो बीज है वो फूटता, उसमें से जो है पौधा उगता, वो पौधा पूरा बड़ा होता, मैच्योर होता, एक अपना टाइम पीरियड लेता, मैच्योरेशन पीरियड का, है ना, और फिर उसके बाद उसमें फल लगते, फूल लगते, फिर फल लगते, तो उसके बाद जो है हमें जो है उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है कि हमें अब उससे फूड सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर हम कोई पेड़ को उगाते हैं, यानी कि बिना सीड के अगर स्टेम, रूट या लीफ से अगर हम कोई पेड़ उगा रहे हैं असेक्सुअली, तो उसमें क्या होता है, जो नया पेड़ उगता है उसके अंदर जो फल हैं वो ज्यादा जल्दी लगते हैं, है ना, उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स ज्यादा जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऑलरेडी मैच्योर्ड प्लांट का एक पार्ट था, वो जड़ हो चाहे वो टहनी हो, वो ऑलरेडी एक मैच्योर्ड प्लांट था जो कि ग्रो कर चुका था कंप्लीटली, जिसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए थे, उसका पार्ट लेकर के हमने जो है नया प्लांट उगाया है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैच्योर्ड सेल्स थे उसके अंदर, उन मैच्योर्ड सेल्स से वो प्लांट ग्रो किया है, तो उसके जो सेल्स होंगे वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, जल्दी डेवलप हो जाएंगे, उसमें फ्लावर्स जल्दी आएंगे, फ्रूट्स जल्दी आएंगे। तो ये कह रहा सीड से उगाए जाने वाले पेड़ों से ज्यादा जल्दी आते हैं फल और फूल, किनमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाए जाने वाले पेड़ों में। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो मेथड है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इससे हम उन पेड़ों की भी अगली जनरेशन ग्रो कर सकते हैं जो पेड़ अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं रिप्रोडक्शन करने की। मतलब हर किसी की एक एज होती है रिप्रोडक्शन करने की,
एक एज के बाद हर ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खो देता है। तो ये कह रहा है कि जो पेड़ होते हैं हमारे, जो पुराने हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, एज ज्यादा हो गई है और वो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खो चुके हैं, मतलब उनके अंदर अब फ्लावर्स नहीं आ रहे, सीड्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। तो ये कह रहा कि ऐसे पेड़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, नया उनकी अगली जनरेशन उगा सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसा पेड़ था जिसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज है और मुझे बिल्कुल उसकी अगली जनरेशन चाहिए, उसके और अगले पेड़ मुझे चाहिए, तो लेकिन उसके अंदर सीड आने बंद हो गए, तो मैं इस मेथड की मदद से उसकी अगली जनरेशन को ग्रो कर सकता हूं, उससे नया पेड़ मैं उगा सकता हूं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद कंप्लीट डिटेल। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारा लास्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन, और इसमें वर्ड आ रहा फॉर्मेशन यानी कि बनना। तो इसमें स्पोर्स बन जाते हैं, और होता क्या है कि ये कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड पर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। तो ये जो थ्रेड पर मोल्ड लग जाते हैं ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि जिसको हम कहते हैं राइजोपस, इनमें होता क्या है कि ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद इनके ऊपर लास्ट में मैच्योर होने के बाद, जैसे कि हर किसी का एक अपना मैच्योरेशन पीरियड है, तो जब ये ग्रो करके मैच्योर हो जाते हैं तो इनके लास्ट में क्या होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो जब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है फिर वो भी मैच्योर होता है, और जब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाते हैं तो ये बस्ट हो जाते कर जाते हैं, फूट जाते हैं, और जैसे ये फूटते हैं इनमें से निकलते हैं कुछ स्पोर, छोटे छोटे दाने, और ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं, ये फैलते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होते हैं तो ये हवा में उड़ जाते हैं, हवा में फैलते हैं इधर उधर, और फिर क्या होता है कि जैसे ये कहीं ऐसी जगह जाकर गिरेंगे जहां एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी इनके ग्रो करने की, मतलब जहां ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं वहां ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या हुआ कि इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और जो स्पोर्स होते हैं वो स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं थिक वॉल से। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो स्पोर होंगे वो कहीं अगर ज्यादा खराब कंडीशन में चले जाएंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, नहीं, ये एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड या वेदर कंडीशंस में जो है सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि भी हमने देखा ये कवर्ड होते हैं थिक वॉल से, ठीक है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। कुछ जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में ये थिक वॉल हमारे इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही उन स्पोर्स को वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी जहां पर वो ग्रो कर सकते हैं, वो तुरंत उन फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। वहां पर वो है ग्रो कर जाएंगे, वो एक तरीके से वहां स्पोर्स जाकर के एक तरीके से फूट जाएंगे, जैसे बीज फूटता है, जर्मिनेट होता है और उसमें से पौधा निकलता है, तो उसी तरीके से इनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, फूट जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसमें से नया जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो इसको कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। इसी के साथ हमारा सारे मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं कंप्लीट, और यहाँ पर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर हम पढ़ेंगे जो कि होता है फ्लावर्स की मदद से, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हमारी नेक्स्ट वीडियोस में।